जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पाली की शिफ्ट ड्यूटी लगी थी, तब से रात्रि में घर जाने में काफ़ी देर हो जाया करता था। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की रहती होगी। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंच तो सकता था, पर उन गलियों को पकड़ना मैं पसंद ना करता था, क्योंकि एक तो वहां घात लगाकर बैठे चोर, उचक्कों का खतरा रहता, तो दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे उधर, जिससे मुझे डर लगता था। इसलिए हमेशा पक्की सड़क वाले मुख्य मार्ग से ही घर जाया करता था। उस रात बहुत हवा तेज चल रही थी और शायद जोरों की बारिश भी होने वाली थी। रात के करीब 12 बजे हैं। बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी निर्मला भी मेरे बिना खाना नहीं खाती, सो खाली पेट मेरी राह देखती होगी। यही सब सोचते और टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस संकरी और कच्ची गली की राह ले लिया, ताकि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इतनी रात और ऊपर से यह सुनसान और संकरी गली, मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे, मानो कोई अनजाना अनचाहा मेहमान आ रहा हो उनकी तरफ। वैसे मेहमान हो या फिर कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान तो किसी को भी पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। किसी तरह डर कर मैं आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही मुझे मेरी शादी में मिली वो कलाई की घड़ी खोलकर मैंने जेब में रख ली। सासू माँ की अमानत वह घड़ी, उनकी आन बान शान थी, जिसका कुशल क्षेम वो अक्सर पूछ ही लिया करती थी, और सुनहरे रंग की उस घड़ी की उच्च गुणवत्ता से सभी को परिचित करवाने में गौरवान्वित महसूस करते। उनके चेहरे पर उठता वो चमक देखते ही बनता था। नहीं चाहता था कि मेरी पूजनीय सासू माँ के मन को तनिक सा भी ठेस पहुँचे। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर वह संकरी हो चली थी। 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाए तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी सो अलग। बहुत धैर्यवान होंगे इस गली में रहने वाले, जो इन रास्तों से डेली आना जाना करते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीजें इस वक्त तेजी से चल रही है। एक तो दिमाग में ढेर सारी बातें, और दूसरी इस गली में मेरे कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया जहाँ एक मस्जिद पड़ता है। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोंपू वाले लाउड स्पीकर के अलावा इस अंधियारे में कुछ भी बड़े ही मुश्किल से दिख पा रहा था। पर मैं महसूस कर पा रहा था कि अब बड़ी अच्छी भीनी सी खुशबू आ रही थी वहां से। साथ ही ठंड और अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। मैं अपने धुन में मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ा तो पीछे से एक किसी की कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक तो कोई नहीं था मेरे आसपास। अचानक यह किधर से आ गया? कौन है ये? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था। ना लूटना चाहता था मैं, और ना ही इंजेक्शन लेने का मन था। इसी डर में मेरे कदम और भी तेज होने लगे। अभी तो यह गली भी खत्म नहीं हुआ था और थोड़ा और समय लगता इसे पार करने में, और उस कदम की आहट मेरा और भी पीछा करने लगा। अब मुझसे रहा ना गया और मैं बहुत हिम्मत करके पलट कर देख ही लिया। सफेद साड़ी में लिपटी वह एक स्त्री थी, जो तेज कदमों में मेरी ओर बढ़ती चली आ रही थी। अपनी तरफ आती उस स्त्री को देखकर ही साफ प्रतीत हो रहा था कि वह भी तेजी से इस सुनसान अंधेरी गली को ही पार करना चाह रही है। सफेद साड़ी पहनने के कारण उसे अंधेरे में देख पाना आसान था। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ और शांत मन से आगे बढ़ता रहा। तभी ऐसा एहसास हुआ कि वह स्त्री बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई हो और मुझे आवाज दे रही है, थोड़ा रुकिए। मैं पीछे पलटा। सच में वह कुछ कहना चाह रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर अजीब सा तेज, और जैसे कोई अप्सरा हो। सफेद साड़ी में खड़ी वह स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने पूछा, जी कहिए, क्या बात है? जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि
कृपया साथ साथ चलिए, बहुत अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। मैंने सहमति में अपना सर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वो भी अकेले घर के बाहर निकलने का कारण मैंने उनसे पूछा, परंतु कोई उत्तर ना मिला। मैं चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ पल के बाद जवाब आया, मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। मुझे आप सही आदमी लगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे हो ली। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है। मैं समझ सकता था और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। यह क्या है? मैंने पूछा। स्त्री ने जवाब दिया, इसे आप पहन लीजिए, आपके काम आएगा। यह आपको डर से ऊपर ले जाएगा और बुरी ताकतों से भी बचाएगा। उन्हें साफ साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसक गया। देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता, अतः आप कृपया करके इसे दूर रखें मुझसे। मैंने बेरुखीपूर्ण जवाब देकर उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने एक बात गौर किया कि मेरे इतने बेरुखीपूर्ण रवैये के बाद भी उनका चेहरा बिल्कुल शांत था और वह इतने बेरुखीपूर्ण मना करने के बावजूद भी इतनी विचलित नहीं हुई। उन्हें बुरा ना लगा। मुझे पता नहीं क्यों ग्लानि भी हो रही थी, पर मैं जानता था कि मैं जो भी कर रहा था वह सही कर रहा था। गाली भी अब खत्म होने की थी और पक्की सड़क में मैं आपसे देख सकता था। तभी वह स्त्री रुक गई और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा, क्योंकि अब गली भी खत्म हो गई थी और मुझे सामने का चीजें दिखने भी लगा था। कुछ जरूरी वस्तु छूट गई है, इसीलिए उसे वापस जाना पड़ेगा। स्त्री ने मुझसे जाने को कहा और खुद वापस लौटने लगी। मैंने उसके साथ चलकर उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो शुक्रिया कहते हुए उन्होंने मना कर दिया। तब एक दूसरे को अलविदा कहते हुए हम अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। घर आकर हाथ मुंह धोया। मेरा पूरा बदन दुख रहा था और मुझे बुखार भी था, शायद हल्का हल्का। निर्मला भी मुझे देखकर जाग गई थी। मुझसे खाना खाने के लिए पूछी तो मैंने मना कर दिया और उसे खान लेने के लिए बोलकर मैं लेट गया और लेटते ही न जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर अपनी दिनचर्या शुरू हो गई। फिर मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज किया, नहा धोकर बेटे को स्कूल पहुंचाना, नाश्ता करके ऑफिस को भागना। काम के दबाव के वजह से कब सुबह से दोपहर हो गया पता ही ना चला। मेरे सहकर्मियों ने खाना खा लेने को कहा। हम लोग आपस में बतियाते हुए खाना खाने लगे। बातचीत के क्रम में सामने वाले की अंगूठी देख मुझे बीती रात की घटना याद आ गई। बीती रात की घटना वो लोग सुनकर दंग रह गए। फिर क्या, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना ही मिल गया हो। तुम इतने स्मार्ट हो ही, तुमसे सगाई करना चाहती होगी, गिफ्ट समझकर रख लेते, आदि तरह की बातें। जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करके वहाँ से खिसकना ही बेहतर समझा और फिर अपने काम में लग गया। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आने लगी कि शायद मैं उनको सुंदर लग रहा होगा, शायद इसलिए वो मुझे अंगूठी दे रही थी। ये सारी बातें दिमाग में चल रहे थे, बट फिर भी मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। आज भी ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने के कारण मुझे आज फिर से 12 बजे रात को ही छुट्टी मिली। आज साथ में एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी में मेरे साथ साथ हो लिया। थोड़ी दूर तक साथ चलने के बाद वो अपने घर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया और मेरे आंखों के सामने फिर से वही संकरी गली थी। मैं एकदम हक्का बक्का सा हो गया कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। आज फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं फिर से खुद से जाना चाहता था, पता नहीं। हाथ में टिफिन बॉक्स लिए मेरे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। आज कुत्ते नहीं दिख रहे थे, कहाँ गायब हो गए सभी। बहुत अजीब सा बात था। एक दिन में इतने परिचित हो गए ये बेजुबान जानवर मुझसे।
मस्जिद वाली मोड़ से घुमा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी पीछे से आवाज आई, जनाब जरा ठहरिए। मैं ठिका, पलट कर देखा। लहराते हुए सुनहरे बालों वाली यह वही महिला थी जो पिछले दिन मिली थी। लंबी सी बिंदी लगाए, काली साड़ी में, चेहरे पर एक तेज लिए हुए, मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक प्रकाश था उसके चारों तरफ। अजीब सा एक आकर्षण था उसके चेहरे पर। आज भी आपकी मदद चाहिए, मुझे मिलेगी? उस स्त्री ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैं हाँ बोलूं या ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी हामी में सर हिला दिया। वह मेरे साथ होली। आज चुप नहीं थी, वह बोले ही जा रही थी, जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हो कि क्या क्या बताना है या पूछना है। सब पहले से ही सोच कर रखी हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह। सवालों के तीर एक एक करके वो फेंकती जा रही थी। इसी तरह सवालों का जवाब देते हुए उसके कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ता जा रहा था। इतनी रात में अकेले घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए, मैंने उस स्त्री से कहा। मैंने उससे सवाल किया, आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन है? इस पर वह हंसकर बस यही बोली कि क्या करिएगा जानकर, बस जब मिलना हो इसी वक्त इस गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी। ठहाके मारकर हंसने लगी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था यह सब और उसका ऐसा जवाब। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़े जा रहे हैं। उसने अपने कंधे पर लटकाए एक थैले में हाथ डालकर कुछ निकाली। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। कुछ तो था उसके हाथों में, क्या था मैं कुछ समझ नहीं पाया। और फिर मुझे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। मैंने प्रश्न किया, क्या है इसमें? मुस्कुराकर बस वह मुझसे मेरा हाथ आगे बढ़ाने का जिद करने लगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार न था। जब अपनी बंद मुट्ठी उन्होंने ना खोली तो मैंने भी साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग कितना जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी से मैं तो कुछ ना लूँगा। जब मैंने मना कर दिया तो अंततः उन्होंने अपनी बंद मुट्ठी खोली। वही अंगूठी थी उसके हाथों में जो पिछले रात उन्होंने मुझे पहनाने की असफल कोशिश की थी। मैंने उन्हें समझाया कि अगर आप दिन में यह देती तो शायद मैं लेने के बारे में सोच भी सकता था, पर इतनी रात गए और ऊपर से यह अंगूठी देखने में भी बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा ना में जवाब सुनकर उस स्त्री की आंखें तंज हो गई और अजीब तरीके से घुरती हुई निगाहों से मुझे बोली कि मैं आपकी पूरी जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आप हो कि अपनी अभावपूर्ण जिंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हो। आप इस अंगूठी को एक बार पहनकर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी। सारे दुख तकलीफों से ऊपर अपनी तीखी होती आवाज से मुझे यह सुनाकर बोली, पर मैं तो उनकी एक भी बात सुनने या मानने को तैयार ना था। ऐसे ही करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर तक पहुंच गए। अब वह स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई और मुझे आगे बढ़ते रहने को कहकर खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ी। क्या हुआ, आप वापस क्यों जा रही हो? मैंने प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का बिना कोई जवाब दिए वह लौटने लगी। मुझे उसका ऐसा रवैया बहुत ही विचित्र लगा कि जब उसे कहीं जाना ही ना था तो आखिर क्यों आई मेरे साथ गली के इस छोर तक। हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कहकर गई कि जब कभी मिलना हो या फिर अंगूठी चाहिए तो इस गली से गुजरना, मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं कुछ न बोला और तेजी से उस गली से बाहर मुख्य मार्ग पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी से समूचा सड़क नहाया हुआ था। हालांकि रास्ते में इक्का दुक्का लोग भी दिख रहे थे आते जाते हुए, पर अब मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मन में 100 सवाल भी उठ रहे थे। वो स्त्री ऐसा क्यों कर रही थी? ऐसा क्या था उस अंगूठी में जो मुझे देने और पहनाने को वो इतना एक्साइटेड थी? यह सब सोचते सोचते मैं घर पहुंच गया। आज फिर से मुझे तेज बुखार हो गया था। निर्मला से दवाई मांगा और खाकर बिछावन पर लेट गया।
निर्मला खाने खाने को आवाज लगाई तो मैंने मना कर दिया। वह पास आकर बैठी, सिर दबाते हुए उसने पूछा कि 2 दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, कल चलकर डॉक्टर से दिखा लीजिए। और फिर मुझे थका हुआ देखकर ज़्यादा कुछ न बोली। अगली सुबह जब उठा तो मेरा सिर भारी लग रहा था, तो बिछावन पर लेटा ही रह गया। बच्चों को आज स्कूल भी नहीं पहुंचाने जा पाया। निर्मला को ही उन्हें स्कूल छोड़ने जाना पड़ा। अपनी रसोई के कुछ काम खत्म करके वह मेरे सिरहाने आकर बैठी और पूछी, क्या बात है, इतना चिंतित क्यों हो? और कल रात भी आप बहुत परेशान दिख रहे थे। तब मैंने उसे बीते हुए 2 दिनों से उस गली में मेरे साथ घट रही घटनाओं के बारे में बताया। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर वह अपने घर के कामों में बिजी हो गई। मैं भी आंख बंद कर बिछावन पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद निर्मला आवाज लगाती है कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, घर पर किसी को बुलाया है। मैंने पूछा किसे? उधर से आवाज आई, जब आएंगे तो खुद ही देख लेना। 1 घंटे बाद हमारे परिवार के पुरोहित जी की दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों ने उन्हें चरण स्पर्श किया। पत्नी उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। पुरोहित जी बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहे थे। निर्मला पुरोहित जी के लिए कुछ जलपान लेकर आई। जलपान करने के बाद थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद पुरोहित जी ने मुझे अपने पास बुलाया और सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद की। फिर पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो भी घटना घटित हुआ था उसके बारे में विस्तार में पूछा। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। पुरोहित जी का चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरे पर तनाव साफ साफ देख सकता था मैं। पुरोहित जी ने अपने थैले से भभूत निकाला और मेरे ललाट पर लगाया। वहीं बैठी पत्नी ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। तुम्हारी मुलाकात एक जिन से हुई थी, पुरोहित जी ने बताया। गली के उस आखिरी छोर तक ही उसका दायरा था, इसलिए वह उससे आगे नहीं बढ़ी। अचानक से हवा में फैला वो भभूत का सुगंध, ठंड का एहसास और कुछ नहीं, उसी जिन की उपस्थिति का प्रमाण है। यह सुनकर मैं तो भीतर से कांप गया। निर्मला ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने कहा कि अब भयभीत होने की कोई बात नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है। पर हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में भूलवश भी उस गली में मत जाना, क्योंकि अभी तक वह जिन तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार से आकर्षित करके केवल मात्र अंगूठी के सहारे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम गली की आखिरी छोर यानी उसका दायरा जहाँ खत्म होता है वहाँ पहुँच गए थे। इसलिए वह ज़्यादा कुछ न कर सकी और उसे वापस लौटना था। तभी मैंने पुरोहित जी को टोका, पर पंडित जी, उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सबका क्या? पुरोहित जी ने मुझे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा ये बताओ, उस वक्त क्या तुमने किसी और इंसान को देखा था उस गली में, उस जिन के सिवा? नहीं ना। लोगों को इस बात की जानकारी होने की वजह से रात्रि के वक्त कोई नहीं निकलता, केवल कुत्ते ही दिखते हैं। मैंने पुरोहित जी को रोकते हुए बोला, मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगी। पहले दिन जब मैं उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते थे, तो मुझे गली में आते देखकर ही भौंकते लगने लगते थे। जब अगले दिन मैं फिर से उसी गली में घुसा तो एक भी कुत्ते नहीं थे। तो क्या हुआ? और बोलते बोलते मैं चुप हो गया। मुझे स्वयं ही उसका आंसर मिल गया था। जी हाँ, तुम सही समझे, उसी जिन का ही प्रभाव है कि जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। वह किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी को भी अपने वश में कर भी सकते हैं। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि बच गए, पुरोहित जी ने मुझे बताया। और हो सके कुछ दिन के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह ही लगा लो और शाम होते ही घर आ जाना। पुरोहित जी ने कहा, मैं तुम्हें यह ताबीज़ दे रहा हूँ, इसे हमेशा पहनकर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे उतारना मत। यह कहकर उन्होंने अपने थैले से एक ताबीज़
निकाली और मन ही मन मंत्र पढ़कर मुझे पहना दिया। हम दोनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पुरोहित जी चले गए। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और ऐसी बातों पर आज तक कभी भरोसा नहीं किया। जैसे कि मैंने उस गली में मुझे उस गली में उस स्त्री या फिर जिन को भी बताया था कि ये सभी बातें यकीन करने के लायक नहीं होता है। बट पिछले कुछ दिनों में मैंने जो महसूस किया उसे भी तो झुठलाया नहीं जा सकता है। आज इन सभी बातों को गुजरे हुए बहुत दिन हो गए। परिस्थितियों को देखने के नजरिया हर किसी का अलग अलग होता है। हर इंसान अपने हिसाब से परिस्थिति का आकलन करता है। यह जरूरी नहीं है कि वह आकलन हर बार सच्चाई में हमेशा मेल खाता ही हो। अब सच क्या है यह तो ना मुझे पता था और ना ही पुरोहित जी को, ये तो भगवान ही जाने। हाँ, एक बात तो थी कि मेरे दिमाग में जो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे उस गली में घटी घटनाओं को लेकर और उस स्त्री के बारे में पुरोहित जी की कही बातों से मुझे उसका उत्तर मिल गया। पर अब मैं बहुत डर गया था, जिसके कारण भूलकर भी अब उस गली के भीतर तो नहीं जाने वाला था मैं। आज उस घटना के करीब 10 साल होने को है। उस गली के पास मैं अनेक बार गुजरता हूँ, पर अब भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती है। दिलो दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या सच में वह एक स्त्री थी या फिर जिन? अगर आपको ये सारी कहानियाँ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपके पास खुद की लिखी हुई स्टोरी है और आप चाहते हो कि मैं उसको आवाज़ दूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो।